बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और ऑनलाइन क्लास के अंदर जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए, मैंने ऑनलाइन क्लास के अंदर जो अध्याय फर्स्ट है जियो में प्रजनन वो शुरू कर रखा है आपकी क्लास के अंदर। उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर के अंदर देखिए मैंने शुरू कर रखा था लैंगिक परिघटनाओं की चर्चा कर रहे थे, जहाँ पर मैंने आपको ये कहा था कि लैंगिक जनन करने वाले जीवों में 3 परिघटनाएं होती है। सबसे पहले की जो परिघटना निषेचन पूर्व परिघटनाएं, फिर निषेचन और उसके बाद में पश्च निषेचन परिघटनाएं। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो क्या रहेगी, पश्च निषेचन परिघटनाएं, कि निषेचन के बाद में कौन कौन सी घटनाएं होती है लैंगिक प्रजनन के दौरान। तो इसके अंदर 2 परिघटनाएं देंगे हम। सबसे पहले अपन देंगे युग्मनज का बनना, ठीक है, युग्मनज की संरचना या युग्मनज का बनना। और दूसरी परिघटनाएं होती है भ्रूणोद्भव यानी भ्रूण का निर्माण होना, ठीक है। तो 2 है युग्मनज का बनना और दूसरी क्या हो जाएगी, भ्रूणोद्भव या फिर आप क्या कह दो इसको, भ्रूण का निर्माण होना कह दो। इतनी बात समझ में आ गई। तो 2 प्रावस्थाएं पढ़ेंगी निषेचन पश्च निषेचन में 2 प्रावस्थाएं शामिल की जाती है, युग्मनज और भ्रूण का निर्माण होना। तो सबसे पहली प्रावस्था है युग्मनज। अब आराम से आप एक एक बात को समझते जाना। युग्मनज के लिए हम ये कहेंगे कि निषेचन के पश्चात नर युग्मक और मादा युग्मक के निषेचन के पश्चात द्विगुणित एक कोशिकीय प्रावस्था बनती है। उस प्रावस्था को क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं, ठीक है। लैंगिक प्रजनन के दौरान नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से द्विगुणित अवस्था बनती है, जिसे क्या कहा जाता है, युग्मनज कहा जाता है। अब ये द्विगुणित प्रावस्था कैसे बनती है इसकी बात मैंने पीछे वाले वीडियो में की है, ठीक है। जिन बच्चों ने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो देख ले, पीछे वाली क्लास में हमारी बात हो चुकी है। तो वहाँ पर हमने निषेचन की क्रिया के दौरान किसका निर्माण किया था, युग्मनज का निर्माण किया था। फिर अपन ये कहेंगे जो युग्मनज है वो एक कोशिकीय द्विगुणित अवस्था पाई जाती है, एक कोशिकीय द्विगुणित अवस्था पाई जाती है, जिनमें निषेचन की क्रिया बाह्य वातावरण में होती, यानी कि बाह्य निषेचन पाया जाता है। उसमें युग्मनज के चारों तरफ एक भित्ति का निर्माण होता है जो युग्मनज को विपरीत परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान करती है, विपरीत परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान करती है, जहाँ पे निषेचन की क्रिया बाह्य पाई जाती है। फिर हम ये कहेंगे कि जो जीव अगुणित है उन अगुणित जीव के अंदर निषेचन की क्रिया के दौरान जो युग्मनज बनता है वो द्विगुणित होता है, अस्थायी होता है। इस द्विगुणित युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन के दौरान अगुणित अवस्था बनती है और यही अगुणित अवस्था मुख्य जीव कहलाती है। ये बात किसकी है, अगुणित जो जीव होते हैं उनकी होती है, जैसे शैवाल, ब्रायोफाइटा। ये बात पहले भी हो चुकी है। शैवाल और ब्रायोफाइटा के जो जीव होते हैं उनकी मुख्य शरीर कैसा होता है, अगुणित होता है। वहाँ पर समसूत्री विभाजन के दौरान युग्मक बनते हैं, युग्मक के संलयन से क्या बनता है, युग्मनज बनता है और युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन होगा और अर्धसूत्री विभाजन से मुख्य पादप बन जाएगा। लेकिन जो जीव जिनमें मुख्य कोशिका या मुख्य अंग क्या होता है, द्विगुणित होता है, उसमें युग्मनज के अंदर समसूत्री विभाजन होता है
और जीवन की आगे की प्रावस्थाएं पाई जाती है, जिसमें अपन किसको पढ़ेंगे, भ्रूण को पढ़ेंगे। बाह्य निषेचन करने वाले युग्मनज के चारों तरफ एक दृढ़ आवरण पाया जाता है ताकि प्रतिकूल परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान हो सके। अगुणित मुख्य पादप के अंदर युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन से नई कोशिकाएं बनती है, जबकि द्विगुणित जीवों के अंदर युग्मनज में समसूत्री विभाजन होता है। जो युग्मनज है वो एक जैविक कड़ी होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच की जैविक कड़ी है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच की। और जो युग्मनज होता है वो जीवन शुरू करने की प्रथम कोशिका है। जीवन शुरू करने की प्रथम कोशिका क्या कहलाती है, युग्मनज कहलाती है, क्योंकि युग्मनज के अंदर समसूत्री विभाजन होगा। जो द्विगुणित जीव होते हैं उनके अंदर समसूत्री विभाजन होगा, बहुत सारी कोशिका बनेगी, कोशिकाओं से उत्तक बनेगा, उत्तक से अंग बनेगा, अंग से अंगतंत्र बन के पूरे शरीर का निर्माण हो जाएगा। तो प्रथम कोशिका किसे कहा जाता है, युग्मनज को कहा जाता है। आपको युग्मनज के बारे में क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है वो देखिए। अगुणित युग्मक के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है, जो एक कोशिकीय द्विगुणित होते हैं। जो जीव अगुणित अवस्था में पाए जाते हैं उनमें जो युग्मनज बनता है उसमें अर्धसूत्री विभाजन के दौरान नए जीव का निर्माण होता है, और जो जीव द्विगुणित होते हैं उनके युग्मनज में समसूत्री विभाजन पाया जाता है। युग्मनज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच की जैविक कड़ी होता है और ये जीवन की प्रथम कोशिका होती है। युग्मनज जीवन की प्रथम कोशिका होती है। एक कोशिकी होती है, ध्यान रखना, लेकिन द्विगुणित है। युग्मक जो होते हैं वो भी एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन वो अगुणित होते हैं क्योंकि वो अर्धसूत्री विभाजन से बनते हैं। लेकिन अगर जीव खुद ही अगुणित हो तब वहां किस विभाजन से बनेंगे, समसूत्री विभाजन से बनेंगे। लेकिन युग्मनज हमेशा द्विगुणित होता है, चाहे मुख्य पादप अगुणित हो या चाहे द्विगुणित हो। इतनी बात समझ में आ गई। ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच की जैविक कड़ी किस कोशिका को कहा जाता है, तो युग्मनज को कहा जाता है। ठीक है, जीवन की प्रथम कोशिका किसे कहा जाता है, युग्मनज को कहा जाता है। एक बार फटाफट ये देख लो बोर्ड पे से, मैं आगे से हट गई। यानी कि प्रजातियों में निरंतरता बनाए रखने का काम, निश्चितता बनाए रखने का काम किसका होता है, युग्मनज का होता है। ये सबसे नन्ही सबसे छोटी कोशिका यानी जीवन प्रारंभ करने की सबसे प्रथम कोशिका या फिर सबसे छोटी कोशिका, जीवन प्रारंभ करने की सबसे छोटी कोशिका क्या कहलाती है, युग्मनज कहलाती है। युग्मनज कहलाती है। फिर अपन ये कहेंगे कि उच्च स्तर के, अभी जो मैंने बात बताई थी, उच्च स्तर के जो पादप होते हैं, जो जीव होते हैं जिनकी द्विगुणित है, जैसे हमारी अवस्था द्विगुणित अवस्था होती है। कौन कौन से पादप हो गए, जैसे टेरिडोफाइटा है ना, आवर्त बीजी, अनावर्त बीजी जो पादप होते हैं उनका जो मुख्य कोशिका है वो द्विगुणित होती है। जैसे हमारी द्विगुणित होती है मुख्य कोशिका, तो वहां पर युग्मनज में समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होने से उत्तक अंग आदि का निर्माण होता है। लेकिन जिनका मुख्य पादप क्या है, अगुणित अवस्था में होता है, उनका युग्मनज द्विगुणित है, उनमें अर्धसूत्री विभाजन से नए जीव का क्या होता है, निर्माण होता है। अब देखो मैं द्विगुणित किसे कह रही हूँ, एक कोशिका में जितने गुणसूत्र होने चाहिए, अगर एक कोशिका में पूर्ण गुणसूत्र है, जितने होने चाहिए उतने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो वो तो होती है द्विगुणित कोशिका। ठीक है, उसके आधे कर दो तो अगुणित कोशिका हो जाएगी। द्विगुणित कोशिका को हम 2n से लिखते हैं। जैसे मैं उदाहरण दूं, मानव की प्रत्येक कोशिका में द्विगुणित अवस्था यानी 2n बराबर 46 है। अब आपको ये कहते कि इसका n निकालो तो क्या दिक्कत है, n यहाँ रह गया अपॉन 2 यानी कि 23 हो गई अगुणित अवस्था। जैसे डॉग है ना, डॉग के अंदर गुणसूत्र द्विगुणित अवस्था कितनी है,
78 है, आपको कह दे युग्मक में कितने गुणसूत्र होंगे, तो यानी कि 2n बराबर 78 है। द्विगुणित अवस्था को 2n कहते हैं। 2n बराबर 78 है तो 2 से डिवाइड कर दो, यानी n क्या निकल जाएगा, 39 निकल गया। बस ऐसे आप किसी के भी निकाल सकते, n दे दे तो 2 से गुणा कर दो। अगर आपको युग्म ऐसे कह देते कि डॉग के अंदर n बराबर 30, यानी युग्मक में 39 गुणसूत्र है, युग्मक में 39 गुणसूत्र है, तो इसकी पूर्ण कोशिका में कितने या युग्मनज में कितने होंगे, ऐसे पूछ ले। युग्मनज में कितने होंगे, तो युग्मनज में क्या कह रही हूँ, द्विगुणित होता है। कोई भी हो, भले ही चाहे मुख्य पादप अगुणित हो चाहे द्विगुणित हो, युग्मनज हमेशा 2n होगा, द्विगुणित ही होगा। तो आपको युग्मक की दे करके युग्मनज की पूछ ले गुणसूत्र, तो ये जैसे 39 को 2 से डिवाइड कर दिया, 78 आ गए। जैसे कहते हैं कि जो मनुष्य है उसके युग्मक में 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो मनुष्य की द्विगुणित कोशिका में या युग्मनज में कितने गुणसूत्र पाए, तो युग्मनज में पूछे तो 2 से क्या कर दो, गुणा कर दो। युग्मक में पूछे तो 2 का क्या दे दो, भाग दे दो। क्लियर हो गई इतनी बात यहाँ पर। तो युग्मनज में सारी बातें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। युग्मनज द्विगुणित अवस्था है, एक कोशिकीय होते हैं। अगर उच्च स्तर के जीव होते हैं उनके अंदर युग्मनज में समसूत्री विभाजन होता है। निम्न स्तर के होते हैं, अगुणित अवस्था वाले होते हैं तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, चलो तो अब उसके बाद में हम अगली बात करेंगे, भ्रूण का निर्माण करेंगे। भ्रूण का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। अच्छा, अभी मैंने आपसे ये कहा कि जो युग्मनज है वो जीवन की नन्ही कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका है। एक जैविक कड़ी है, ये सुनिश्चित करती है जीवों में निरंतरता बनाए रखने का। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, युग्मनज करता है। कैसे करता है, मेरी बात सुनो। देखो, जैसे मान लो ये युग्मनज है, युग्मनज हमेशा द्विगुणित होता है। युग्मनज के अंदर समसूत्री विभाजन हुआ। अब मैं उच्च स्तरीय जीवों की बात कर रही हूँ। समसूत्री विभाजन हुआ, समसूत्री विभाजन होने से जीवों के अंदर बहुत सारी कोशिका बनी, तो उत्तक बने, उत्तक से अंग बना, अंग से अंग तंत्र बना, ये सारी कोशिकाएं बन गई। ठीक, अब आगे देखो यहाँ पर, अब जो अंगतंत्र बना तो अंगतंत्र मिलकर के पूरा सजीव का शरीर बना लेंगे। ये जो शरीर बना है, जो जीव बना है, इस जीव का विकास होगा, है ना। इसमें वयस्क अवस्था आएगी। सुनो, वयस्क अवस्था में ये फिर प्रजनन क्रिया के अंदर शामिल हो जाएगा। प्रजनन क्रिया के दौरान फिर से वही बात, फिर से क्या बनेंगे, नर है तो नर युग्मक बनेगा, मादा है तो मादा युग्मक बनेगा। नर युग्मक मादा युग्मक के संलयन से फिर क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा। तो एक यहाँ ये पूरी एक पीढ़ी चल रही है। ठीक है, ये युग्मनज आ गया, फिर इससे एक नई पीढ़ी, तो 2 पीढ़ियों को आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है, युग्मनज कर रहा है। ये बात आप ध्यान रखोगे। चलो और उदाहरण दो। देखो, मैं मानव का उदाहरण देखती हूँ, है ना। मानव का उदाहरण लेते हैं। जैसे मानव के अंदर एक है नर और एक है मादा। बात सुनो, नर के अंदर गुणसूत्र कितने हैं, आप सबको पता है। ये वाले गुणसूत्र है 44, 45, 46 गुणसूत्र हो गए। मादा के अंदर कौन से गुणसूत्र है, ये वाले गुणसूत्र है, 46 हो गए। नर में क्या बने, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान युग्मक बन गए, यानी कि शुक्राणु बन गए। ये शुक्राणु है जिनमें गुणसूत्र इस प्रकार से होंगे। यहाँ पर भी अर्धसूत्री विभाजन हुआ और अर्धसूत्री विभाजन से ये अगुणित अवस्था बनी। 23 हो गए ना, 44, 45, 46, 22, 23, तो 23 गुणसूत्र हो गए। ठीक है, ये युग्मक है ना, इनका आपस में क्या होगा, संलयन होगा। युग्मक के संलयन होने से क्या बना, युग्मनज बना। तो 22, 22, 44
एक्स और वाई, या तो ये परिस्थिति हो सकती है ना, या फिर जैसे ये और ये मिले तो 44 प्लस एक्स एक्स, ये परिस्थिति हो सकती है। आप सबको मालूम है ये बात, नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, 5 वाले चैप्टर में फिर से पढ़ लेंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अगर ये युग्मनज है और ये भी युग्मनज है ना, कोई भी एक युग्मनज हो सकता है, मान लो ये युग्मनज बना, इस युग्मनज में समसूत्री विभाजन होगा, क्या होगा, समसूत्री विभाजन, अंग उत्तक ये सब बनेंगे, और फिर से क्या बन गया, ये लो एक लड़की का जन्म हो गया। अब ये भी क्या होगा, आगे के विकास होगा, प्रजनन की क्रिया संपन्न होगी, तो फिर प्रजनन की क्रिया होगी, तो फिर ये युग्मक बनेंगे ना, दोनों में संलयन होगा तो फिर युग्मनज बनेगा। तो पहले वाले ये वाले युग्मनज और ये वाले युग्मनज, इन दोनों के बीच में क्या बन गया, रिलेशन बन गया। तो ये रिलेशन समझाने का काम कौन करता है, युग्मनज करता है। ये पूरा हमारे है, वहाँ बताऊंगी अच्छे से, यहाँ तो उसमें से नॉर्मली बता दिया मैंने कि एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी से कैसे जोड़ा जाता है। अब हमारा अगला रहेगा भ्रूण का निर्माण। भ्रूण का निर्माण, अब सुनो, भ्रूण का निर्माण कहाँ क्या बना के लेके आ गए, युग्मनज। हम ये कहेंगे कि द्विगुणित युग्मनज में कोशिका विभाजन व कोशिका विभेदीकरण पाया जाता है। कोशिका विभाजन व कोशिका विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च स्तरीय जीवों के अंदर युग्मनज में कोशिका विभाजन समसूत्री होता है, जिसे विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं बनती है। ये कोशिकाएं मिलकर के उत्तक का निर्माण करती है, और उत्तक एक विशेष प्रकार के कार्यों को संपन्न करने लगता है, या उत्तक अंग बनाते हैं, अंग से अंगतंत्र बनाते हैं, है ना। युग्मनज में समसूत्री विभाजन के दौरान, उच्च स्तरीय जीवों में समसूत्री विभाजन के दौरान अधिक संख्याओं का क्या है, निर्माण होता है, और ये अधिक संख्याएं कोशिकाएं आपस में मिलकर के उत्तक व अंग का निर्माण करती है। उत्तक व अंग के निर्माण के दौरान कोशिका एक विशेष कार्य को संपन्न करने लगती है। जब कोशिका एक विशेष कार्य को संपन्न करने लगती है, तब उसे कोशिका का विभेदीकरण कहते हैं। सबसे पहले एक कोशिकीय युग्मनज में समसूत्री विभाजन होगा, विभाजन से बहुत सारी कोशिकाएं बनेगी, वो कोशिका विभाजन कहला दिया। अब उन कोशिकाओं के अंदर विभाजन की क्रिया बंद हो चुकी है, और वो विशेष प्रकार के अंगतंत्र का निर्माण कर लिया है, विशेष प्रकार के उत्तक का निर्माण कर लिया है, और वो विशेष प्रकार के कार्यों को संपन्न करने लगे। यानी कोशिकाओं में विभाजन की क्रिया बंद हो चुकी है और वो विशेष प्रकार के कार्यों को संपन्न कर रहे हैं, तब उसे कोशिका का विभेदीकरण कहते हैं। जैसे मैं पादप की बात करूं, पौधों के अंदर समसूत्री विभाजन हुआ, युग्मनज बना, समसूत्री विभाजन हुआ, बहुत सारी कोशिकाओं ने मिलकर के एक उत्तक का निर्माण किया। उस उत्तक का नाम जाइलम है, या उस उत्तक का नाम फ्लोएम है, ठीक है। उत्तक बन गया। अब उन कोशिकाओं में विभाजन की क्रिया बंद हो चुकी है, और वो कोशिकाएं अगर जाइलम बनाएगी तो जल का परिवहन कर रही है, विशेष प्रकार का कार्य कर रही है। अगर फ्लोएम, अगर वो कोशिकाएं मिलकर के भोजन का स्थानांतरण कर रही है, तो वो क्या कहला देगी, फ्लोएम कहला देगी। कोशिका विभेदीकरण का मतलब कोशिका में विभाजन की क्रिया बंद हो चुकी है और विशेष प्रकार के कार्यों को संपन्न कर रही है, ठीक है। ये लो, ये किसका निर्माण कर रहे, भ्रूण का निर्माण कर रहे। तो भ्रूण युग्मनज से भ्रूण के निर्माण के अंदर कोशिका विभाजन व कोशिका विभेदीकरण की क्रियाएं संपन्न होती है, और इन कोशिका विभाजन और विभेदीकरण के बाद किसका निर्माण हो जाता है, भ्रूण का निर्माण हो जाता है। और भ्रूण का निर्माण होना क्या कहलाता है, भ्रूणोद्भव कहलाता है। युग्मनज विभिन्न प्रावस्थाओं से निकल करके विभिन्न प्रावस्थाओं को संपन्न करता हुआ
भ्रूण का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भवन कहते हैं। पहले युग्मनज बनेगा, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज बनेगा। उस युग्मनज के अंदर कोशिका विभाजन होगा, ठीक है, कोशिका विभेदीकरण होकर के भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। तो युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होना क्या कहलाता है, भ्रूणोद्भव कहलाता है। कर लोगे इतनी बात, बस इतनी सी बात। पहले तो परिभाषा, युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होना भ्रूणोद्भव कहलाता है। फिर आप कहोगे कि भ्रूण के निर्माण के समय युग्मनज में कोशिका विभाजन व कोशिका विभेदीकरण की क्रिया संपन्न होती है। कोशिका विभाजन का मतलब समझ गए, समसूत्री बहुत सारी कोशिका का निर्माण होना, और कोशिका विभेदन का मतलब कोशिका में विभाजन की क्रिया बंद हो चुकी है और वो विशेष प्रकार के कार्यों को संपन्न करने लगी। अगर ये मान लो कि जो मुख्य पादप है वो अगुणित है, अगुणित है, यानी कि शैवाल और ब्रायोफाइटा की बात है, मुख्य पादप अगुणित है, तब आप क्या कहोगे कि जो द्विगुणित युग्मनज बना है उसके अंदर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन से मुख्य पादप का निर्माण होगा, अर्धसूत्री विभाजन से मुख्य पादप का निर्माण होगा, क्योंकि अगुणित पादपों का मुख्य पादप अगुणित ही होता है, एन ही होता है। युग्मनज क्यों एन होता है, उच्च स्तरीय की कहानी ये होती है। जैसे टेरिडोफाइटा वाले प्लांट, आवर्त बीजी, अनावर्त बीजी जो जीव पाए जाते हैं, लगभग वो सभी। चले फिर हम कहेंगे कि भ्रूण के जो निर्माण की क्रिया है उसके आधार पर दो प्रकार के जीव होते हैं। एक वो जो अंडे देते हैं और दूसरे वो जो सीधे यंग वंस यानी कि बच्चों को जन्म देते हैं। तो भ्रूण के परिवर्तन के आधार पर जंतुओं में दो प्रकार से विभाजित किया जाता है। परिवर्तन के आधार पर जंतुओं को दो प्रकार से विभाजित किया जाता है। एक क्या है, अंडप्रजक जीव, अंडप्रजक जीव जो अंडे देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अंडप्रजक जीव कहलाते हैं। और एक कौन से हो जाएंगे, जो सीधे बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें सजीव प्रजक जीव कहते हैं। ओविपेरस और विविपेरस भी आप कह सकते हो, जो क्या देते हैं, सीधे शिशु को क्या देते हैं, जन्म देते हैं। आप प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि निषेचन की क्रिया के आधार पर या भ्रूण युग्मनज के विकास के आधार पर जीवों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, तो दो भागों में विभाजित किया जाता है, अंडप्रजक और सजीव प्रजक। ठीक है, चलो, या फिर आप इसे जरायुज कह सकते हो। जरायुज। चलो अब बात पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन बात ये कहेंगे कि ये वे जीव है जो प्रजनन के समय अंडों का उत्पादन करते हैं या अंडे देते हैं। ये वो जीव होते हैं जो प्रजनन के समय सीधे शिशु को जन्म देते हैं, शिशु को जन्म देते हैं। अंडप्रजक करने वाले जो जीव होते हैं इनमें निषेचन की क्रिया बाह्य व आंतरिक दोनों रूप में पाई जाती है। निषेचन की क्रिया में बाह्य प्रकार से अनिषेचित अंडों को अनिषेचित नर व मादा युग्मक का निष्कासन किया जाता है। वह निषेचन की क्रिया जल में संपन्न होती है। जल में ही युग्मनज बनता है, युग्मनज से भ्रूण बनता है, भ्रूण से
एक नए जीव का निर्माण होता है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें निषेचन की क्रिया तो आंतरिक होती है। निषेचन के पश्चात निषेचित अंडे को मादा द्वारा शरीर से त्याग दिया जाता है और इस अंडे के चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट की एक कठोर आवरण पाया जाता है और इस कठोर आवरण के अंदर ही किसका निर्माण होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। तो अंडे दो प्रकार से दिए जाते हैं। एक तो अनिषेचित अंडों को जल में त्याग दिया जाता है। निषेचन की क्रिया जल में होती है। युग्मनज जल और भ्रूण का निर्माण, पूरा जीवन जल में संपन्न हो रहा है। एक क्रिया वो होती है जिनमें निषेचन की क्रिया तो जल शरीर के अंदर संपन्न होती है, लेकिन निषेचन के बाद अंडे को शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। युग्मनज को शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। उस युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होना, भ्रूण से एक नए जीव का निर्माण होना, ये सभी क्रियाएं कहाँ संपन्न हुई है? शरीर से बाहर संपन्न हुई है। और निषेचन कहाँ हुआ है? शरीर के अंदर हुआ। तो दो प्रकार के अंडों का निष्कासन किया जाता है, अनिषेचित अंडे का और निषेचित अंडे का। अनिषेचित जो अंडा है इसका उदाहरण आप दे दोगे मछली, मेंढक। ठीक है, कि मेंढक की मैंने आपको कहा था कि बाह्य निषेचन पाया जाता है। इसके अंदर जो नर है वो नर युग्मक, सबसे पहले जो मादा है वो मादा युग्मक को जल में छोड़ती है सुरक्षित जगह पर। वह उसके पास जो नर है वो अपने नर युग्मक को मादा युग्मक के पास छोड़ देता है और दोनों में एक निश्चित समय के बाद में क्या होता है? निषेचन की क्रिया होती है, युग्मनज बनता है। युग्मनज बनने के बाद में भ्रूण का निर्माण होता है, लार्वा बनता है, लार्वा फिर वयस्क में विकसित हो जाता है। तो सारी क्रिया कहाँ और ये शरीर से बाहर। लेकिन अंडे किस प्रकार के दिए गए थे? अनिषेचित अंडे दिए गए थे। जैसे पक्षी वर्ग है ना, कौन सा वर्ग है? पक्षी है, या पक्षी वर्ग कह दो, या जैसे सरीसर्प है, छिपकली है, सांप है, ये सब ये क्या करते हैं? इनमें निषेचन की क्रिया तो शरीर के अंदर, यांत्रिक निषेचन तो आंतरिक हुआ, लेकिन भ्रूण का निर्माण कहाँ होता है? शरीर के बाहर होता है। यानी कि निषेचित अंडे को शरीर से बाहर त्यागते हैं और उन अंडे, क्योंकि अंडों पे बाहर विकसित हो रहा है, शरीर के बाहर विकास हो रहा है, तो उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों से या परभक्ष से बचाने के लिए इनके चारों तरफ सुरक्षित आवरण पाया जाता है। सजीव प्रजक या जरायुज में सीधे शिशु को जन्म देते हैं। इस क्रिया के अंदर निषेचन से लेकर के, ठीक है, निषेचन से क्या, निषेचन के बाद में क्या बना? युग्मनज, युग्मनज से क्या बना? भ्रूण, भ्रूण के बाद में क्या बना? शिशु, और शिशु का क्या हो गया? जन्म। पूर्ण विकास की पूरी जो प्रक्रिया वो शरीर के अंदर संपन्न होती है, शरीर के अंदर संपन्न होती है। दो बात समझ में आ गई? दो, पहला परिभाषा दोनों की, दूसरा विकास कहाँ हो रहा है, और तीसरी बात ये रहेगी कि जो सजीव प्रजक है, जो जरायुज है, जो सीधे बच्चों को जन्म देते हैं, उनकी जीवन क्षमता अधिक होती है अंडज प्रजक से। ठीक है, जरायुज है उनकी जीवन क्षमता जो अंडक प्रजक होते हैं उनसे क्या होती है? अधिक होती है। क्योंकि अब क्यों होती है ये परीक्षा में पूछा जाता है, क्योंकि जरायुज के अंदर विकास की पूरी प्रक्रिया शरीर के अंदर संपन्न होती है, अतः इन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाया जा सकता है, किसी भी परभक्षी जो है उनके से बचाया जा सकता है। ये सुरक्षित वातावरण में संपन्न होते हैं, जबकि अंडज के अंदर भ्रूण की संपूर्ण प्रक्रिया शरीर के बाहर संपन्न होती है, इसीलिए इन्हें नष्ट होने का खतरा रहता है। अंडज अधिक मात्रा में विकसित किए जाते हैं किसके? सजीव के प्रजक में। क्यों? क्योंकि जो अंडज क्रिया होती है इनके अंदर नष्ट होने की संभावना ज्यादा रहती है। अगर मान लो कुछ तो बचे, अगर इनकी संख्या ज्यादा है तो कुछ नष्ट हो जाए, लेकिन जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इनमें संख्या, अंडों की संख्या ज्यादा होती है, जबकि जो शिशु को जन्म देते हैं उनकी संख्या क्या होती है? कम होती है। एक बार देख लो बोर्ड के ऊपर पूरा अच्छे से, फिर अब मैं आगे की बात करूँ।
इनमें वातावरण सुरक्षित नहीं होता, जबकि सुरक्षित क्योंकि शरीर के अंदर तो सुरक्षित वातावरण मिलेगा, इसीलिए इनकी जीवन क्षमता ज्यादा होती है इनके कंपैरिजन में। एक बार देख लो फटाफट, अंड प्रजक और सजीव प्रजक। ठीक है, अब सुनो, निषेचन आंतरिक हो गया है ना, पक्षी में निषेचन युग्मनज बना, और वो निषेचित जो अंडा उसे एक सुरक्षित जगह पर बाहर त्याग दिया गया शरीर से। अब उससे क्या बनेगा, मान लो ये निषेचित अंडा है और इस निषेचित अंडे के अंदर युग्मनज है, युग्मनज में इसी अंडे के अंदर क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा, और इसी अंडे के अंदर एक नया जीव बन गया। इसके चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट की परत पाई जाती है सुरक्षा प्रदान करने के लिए। जब मादा निषेचित अंडे को शरीर से बाहर निकालती है तो वो उसके अंदर इस पोषण प्रदान करने वाले सभी पदार्थ छोड़ देती है, जिसे आप क्या कहते हो, योग कहते हो। पोषण प्रदान करने वाले सभी पदार्थ, यानी योग की मात्रा होती है इन अंडों के अंदर। किसकी मात्रा होती है, योग की मात्रा होती है। फिर उसके बाद देखो, अंडे को त्याग दिया। अब इस अंडे से जब तक ये संपूर्ण जीव बाहर नहीं निकलता, यानी निषेचित अंडे से जब तक अंडे के ये पूर्ण जीव बाहर नहीं निकलता, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। उसे हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ये आप ध्यान रखोगे। निषेचन निवेशन अवधि, निषेचन अवधि, ठीक है, निवेशन अवधि, इंक्यूबेशन पीरियड को हिंदी में बोलते हैं। बस इतनी सी बात है, इन दोनों में अंतर हो गया। अंडे सीधे अंडे का उत्पादन करते हैं, शिशु को जन्म देते हैं, ठीक है। इसके अंदर दो प्रकार के अंडे दिए जाते हैं, अनिषेचित अंडे दिए जाते हैं और निषेचित अंडे दिए जाते हैं। जो अनिषेचित जो अंडे होते हैं, अनिषेचित जो अंडे होते हैं उनमें निषेचन की क्रिया जल में होगी, युग्मनज और भ्रूण और पूरा जीवन बाह्य वातावरण में बनेगा। जो निषेचित अंडे देते हैं उनमें निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर होती है, निषेचित अंडे को त्यागा जाता है। निषेचित अंडे से भ्रूण का निर्माण और जीव का निर्माण होता है। उस समय वो क्या कहते हैं, निषेचन निवेशन अवधि कहा जाता है। निषेचन से लेकर के भ्रूण बनने तक की, शिशु के जन्म तक की पूरी प्रक्रिया कहाँ होती है, शरीर के अंदर होती है। इनका एक सुरक्षित वातावरण होता है, ठीक है, नष्ट होने की संभावना बहुत ही कम होती है, जबकि इनमें बाह्य वातावरण से इन्हें लगभग नष्ट होने का खतरा रहता है। जरायुज की जीवन अवधि ज़्यादा होती है, जबकि अंडायुज की जो जीवन अवधि वो क्या होती है, कम होती है। अंडायुज की जीवन अवधि कम है, ठीक है, इन्हें नष्ट होने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा होती है। अब जैसे मैं ये कहूँ कि यहाँ ये जैसे मान लीजिए मैं उदाहरण दूँ, कुछ पौधों का उदाहरण दूँ, ये तो मैंने, अब पौधों के उदाहरण में मैं ये कहूँ कि जैसे ब्रायोफाइटा वाले जीव है, उनमें निषेचन आंतरिक होता है, ये बात मैंने बता दी थी आपको, ठीक है। जो अगुणित युग्मक होते हैं उनको जल के पास में मादा युग्मक के पास छोड़ा जाता है। मादा युग्मक अंदर है, अंदर के अंदर युग्मक चला जाएगा और दोनों के बीच में संलयन हो गया। पूरी क्रिया कहाँ हो रही है, आंतरिक निषेचन वाली कहानी, तो वहाँ पर भी विकास आंतरिक हो रहा है। फिर जैसे मान लो अगर आप पुष्पी पादपों की बात को, जिनके अंदर पुष्प पाए जाते हैं, है ना, तो पुष्पी पादपों में सुनो, जैसे मान लो ये मादा जननांग है ना, ये बीजांड है, और बीजांड में क्या पाया जाता है, मादा युग्मक पाया जाता है। यहाँ से एक प्राग नलिका बनी, क्योंकि ये जो पुष्पी पादपों के जो नर युग्मक होते हैं वो अचल होते हैं, तो प्राग नलिका के माध्यम से ये नर युग्मक कहाँ आ गए, यहाँ बीजांड में आ गए, ठीक है। इन दोनों का आपस में क्या हो गया, संलयन हो गया। संलयन से क्या बन गया, युग्मनज, युग्मनज से क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा। और पूरी प्रक्रिया कहाँ हो रही है, अंदर, शरीर के अंदर ही हो रही है। तो पुष्पी पादपों की मैं थोड़ी सी बात करूँ, ये हटा दो,
जंतुओं में पूछा जाता है परीक्षा के अंदर, तो ये दोनों अंतर आपको देने होंगे। ठीक है, चाहो तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो रफ कॉपी में लिखने के लिए, ताकि आप इन अंतर को ज्ञात कर सको। चलो अब आगे पुष्पी पादपों के अंदर मैं युग्मनज की बात करती हूँ कि जो पुष्पी पादप होते हैं जिनके आवरण पाया जाता है, जिसे आप एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो पुष्पी पादप के अंदर देखो, पुष्पी पादपों में युग्मनज कहाँ है? शरीर के अंदर ही तो होता है। जो मादा जननांग है, मादा जननांग के अंदर ही संपन्न होता है, यानी कि कहाँ होगा? बीजांड में, है ना। अब देखो थोड़ा सा बीजांड, वैसे आगे वाला हमारा चैप्टर आ भी जाएगा, फिर भी अगर आपने 11वीं क्लास में नहीं देखा होगा तो बात सुनिएगा बीजांड की। इस प्रकार से ये बीजांड होता है। ऐसे ऐसे बीजांड है। ये अंदर वाला जो हिस्सा है ये पूरा बीजांड ही है, ध्यान रखना। ये आंतरिक आवरण और ये बाह्य आवरण यानी अध्यावरण बोलते हैं इनको। आंतरिक अध्यावरण अंदर की साइड है तो आंतरिक अध्यावरण, ये हो गया इसका बाह्य अध्यावरण। अगले वाले पाठ में आएगा ये हमारे। ये जो अंदर वाला जो हिस्सा है उसे भ्रूण कोश कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं। इसी भ्रूण कोश के अंदर नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से क्या बनता है? युग्मनज बनता है, भ्रूण बनता है। तो इसका मतलब बीजांड है ये पूरा। इस बीजांड के अंदर तो एक क्रिया संपन्न, और ये बीजांड है कहाँ? तो आपने 11वीं क्लास में जरूर पढ़ा होगा। ये बीजांड कहाँ होता है? अंडाशय के अंदर होता है। बीजांड कहाँ होता है? अंडाशय। तो यानी कि ये बीजांड है पूरा। इस बीजांड में ही क्या बना है? युग्मनज बना है, भ्रूण की क्रिया संपन्न हुई है। तो युग्मनज का निर्माण कहाँ हो रहा है? शरीर के अंदर, तो सुरक्षित है। अब निषेचन के बाद में क्या होता है? निषेचन के बाद में यानी निषेचन से युग्मनज बन गया, भ्रूण का निर्माण हो रहा है। उसके बाद में इस जो मादा जननांग है इसमें कुछ परिवर्तन होते हैं। मादा या पुष्प के अंदर कुछ परिवर्तन होते हैं। वो परिवर्तन देखिए कौन कौन से होते हैं। एक पुष्प के अंदर जो परिवर्तन होने की क्रिया है वो सुनिए। ये पूरा बीजांड है ना, यानी कि ये पूरा क्या है? बीजांड। तो निषेचन के बाद बीजांड क्या बना लेगा? बीज बना लेगा। निषेचन के बाद बीजांड की यानी युग्मनज बन गया। युग्मनज बनने के बाद में पुष्पीय पादपों के अंदर पुष्प में कुछ परिवर्तन होते हैं। जो बीजांड है वो किसका निर्माण कर लेता है? बीज का निर्माण कर दिया। पूरा रहा बीजांड। ये तो अंडा से ये पूरा क्या है? बीजांड। तो इस बीजांड ने किसका निर्माण कर लिया? बीज का निर्माण कर लिया। जो बीजांड के अध्यावरण है, बाह्य अध्यावरण, आंतरिक अध्यावरण और बाह्य अध्यावरण सुरक्षा जो प्रदान कर रहे हैं वो क्या बना लेंगे? बीज चोल बना लेंगे। ये बीज बाह्य चोल बन गया और ये बीज का क्या बन गया? आंतरिक चोल बन गया, है ना। बाह्य भाग ने बाह्य चोल बना लिया, आंतरिक भाग ने आंतरिक चोल बना लिया। बाह्य चोल को टेस्टा बोलते हैं और आंतरिक चोल को टैगमेन बोलते हैं। यही दे रखा है कि पुष्पीय पादपों में युग्मनज की क्रिया बीजांड में संपन्न होती है और साथ में कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। जो अंडाशय में जो बीजांड पाया जाता है वो बीज में परिवर्तित हो जाएगा। बीजांड के जो अध्यावरण है वो बीज के चोल बना लेंगे, बाह्य चोल और आंतरिक चोल का निर्माण कर लेंगे। ये जो अंडाशय है, ये जो अंडाशय है ये निषेचन के बाद के अंदर फल का निर्माण कर लेगा। किसका निर्माण करेगा? फल का निर्माण कर लेगा। अंडाशय की जो भित्ति है, अंडाशय की भित्ति आगे जाके बना लेगी, फल भित्ति बना लेगी और फल भित्ति को पेरिकार्प कहते हैं,
हालांकि ये वाला जो टॉपिक है इस चैप्टर से ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि निषेचन के बाद में क्या क्या परिवर्तन होते हैं पुष्पीय पादप के अंदर, क्योंकि बीज का निर्माण होना, फल का निर्माण होना निषेचन के बाद की अवस्थाएं होती है। ये हमारे सेकंड जो चैप्टर है वहाँ दे रखा है फल कितने प्रकार के होते हैं, जो बीज पे बाह्य चोल कैसे बनता है, आंतरिक चोल कैसे बनता है, बीज कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर ये प्रश्न आता है तो सेकंड वाले चैप्टर में से आएगा, ना कि फर्स्ट वाले चैप्टर में से आएगा। फर्स्ट वाले चैप्टर में आपको अंडायुज और जरायुज इन दोनों में अंतर तक करना है ये चैप्टर। हालांकि ये दे रखी है बातें, इसीलिए मैंने आपको बता दी है कि पुष्पीय पादप में युग्मनज कहाँ बनता है, मादा जनांग में बनता है। मादा जनांग में से अंडाशय में बीजांड पाया जाता है, तो क्या बनता है, बीजांड में बनता है। फिर उसके अंदर कुछ परिवर्तन हो जाते हैं निषेचन के बाद में, बीजांड बीज बना लेता है, अंडाशय फल बना लेती है, अंडाशय की भित्ति फल भित्ति कहलाती है बाद निषेचन के बाद में, और बीजांड की जो भित्तियाँ होती है वो बीज की भित्तियाँ कहलाती है। तो ये टॉपिक था, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे मैं कह दूं क्या एक पुष्प के यही तो भाग होते हैं, जो बाह्य दल और दलपुंज निषेचन के बाद में वो हट जाते हैं, गिर जाते हैं। लेकिन कुछ पादप ऐसे हैं जिनके निषेचन के बाद में बाह्य दल और दलपुंज नहीं गिरते, वो साथ में लगे रहते हैं। तो उसका उदाहरण है जैसे बैंगन, उदाहरण क्या है, जैसे बैंगन, टमाटर, ये सब उनके उदाहरण होते हैं। चले, तो आज की क्लास यही थी हमारी, और यहाँ पर ये जो हमारा फर्स्ट अध्याय है ये भी पूरा हो जाता है। बस आपको इसके नोट्स देने हैं। अब बात सुने, यहाँ पर नोट्स के साथ साथ में मैं आपको 2013 से लेकर के 2017 तक बोर्ड के अंदर जो प्रश्न है वो भी दे दूंगी, जिससे आपको ये पता चलेगा कि बोर्ड में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे जरायुज अंडायुज में अंतर पूछ ले, है ना, 2 नंबर का तो प्रश्न आएगा। या ऐसे पूछ ले कि जो अंडायुज के कंपैरिजन में जरायुज की जीवन क्षमता अधिक लंबी क्यों होती है। या आपसे ये पूछ लिया जाए कि इनकी जो जीवन क्षमता की संभावना, जरायुज की जीवन क्षमता की संभावना अधिक क्यों है अंडायुज के कंपैरिजन में, या अंडायुज की जीवन क्षमता जरायुज के कंपैरिजन में कम क्यों है। तो आप सीधा सा उदाहरण दो कि अंडायुज में अंडों को दिया जाता है, परिवर्तन की संपूर्ण क्रिया शरीर के बाहर होती है अंडायुज के अंदर, तो वहां पर परभक्षी का खतरा रहता है, तापमान से नष्ट होने का खतरा रहता है, तो उनकी जीवन क्षमता कम होती है। जबकि जरायुज के अंदर परिवर्तन की संपूर्ण प्रक्रिया शरीर के अंदर संपन्न होती है, तो एक सुरक्षित वातावरण में अपने जीवन को संपन्न करते हैं। ठीक है, इस प्रकार के। फिर जैसे एक मैंने पूछा था कि पीढ़ी की निरंतरता बनाए रखने की जिम्मेवारी किस कोशिका की होती है, तो युग्मनज की होती है वो कोशिका। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, जीवन की सबसे छोटी कोशिका के रूप में क्या है, तो युग्मनज है, जो जीवन प्रारंभ करेगी, यानी जीवन की प्रथम कोशिका आप किसे कहोगे, युग्मनज को कहोगे। ये हमारा चैप्टर था, ये कंप्लीट हो चुका है। सभी बच्चे जिन्होंने अभी तक इस चैप्टर से संबंधित कोई भी वीडियो है उसको छोड़ दिया है, आपका पूरा नहीं हो पाए, तो आपके पास 1 दिन का पूरा टाइम है। आज मैंने वीडियो आपको सेंड कर दिया, कल का पूरा टाइम रहेगा, उससे अगले दिन आपको सेकंड वाले चैप्टर का वीडियो मिलेगा। तो आप इस समय के बीच में अपने टॉपिक को पूरा कर लीजिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे होगी।